ओके, तो एमसीक्यू नंबर 17 है और पेज नंबर जो है वो 82 है। उसमें कह रहा है कि सपोर्टिव सेल्स ऑफ पार्स नर्वोसा। अच्छा, पार्स नर्वोसा आपको पता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और पिट्यूटरी साइट्स बता रहे हैं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है ये, ठीक है। और इसका क्या काम है? अच्छा, पहले मेरा मकसद ना सिर्फ आप लोगों को एमसीक्यूज़ दिमाग में आपके बिठाना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू ज़रूरी नहीं है ऐसा ही आएगा इसी तरह का, लेकिन जो है वो ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट इस तरह की हो, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि सपोर्टिव सेल्स है, तो उसमें पूछा हुआ है इसने एस्ट्रोसाइट्स का पता ना चाहिए कि एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करता है। ग्लायल सेल्स जो है वो एक्चुअली द ग्लायल सेल्स ही जो भी सीएनएस के अंदर सेल्स हैं उनको ग्लायल सेल्स कहते हैं। उसके आगे सब टाइप्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स है, एपेंडाइमल सेल्स है, माइक्रोग्लाया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो बनाते हैं आपकी माइलिनेशन करते हैं। एपेंडाइमल सेल्स जो हैं वो आपके सीएसएफ बनाते हैं और जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं वो आपके डेड सेल्स को रिमूव करते हैं और सपोर्टिव करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एमसीक्यू नंबर है 18 के मदर के पास 10 साल का बच्चा है जिसको मेनिंजाइटिस हो गया है वो, और शी आस्क अनदर 2 child 4 and 6 year old are at risk of meningitis to tell the root of। अच्छा, वो पूछ रही है कि बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया और दूसरे बच्चे जो है वो उसको भी क्या हो सकता है मेनिंजाइटिस, तो जो है उसको आपने ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन का बताना है कि भाई हाँ इन मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस का रूट कॉज जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नमूनिया होता है, उसके बाद फिर मेनिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। और छोटे बच्चों में हमने पढ़ा था कि 0 to 6 जो है वो 6 मंथ से 6 ईयर्स में 6 मंथ से 6 ईयर्स के बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी करवाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और तीसरा था निसीरिया, तो ये सब कराते हैं। तो इन जो है वो ये जो है वो सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाते हैं। उसके बाद 19 कह रहा है कि मेन इंक्रीज मैप, उसका मैप बढ़ गया है, उसका राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया है और डिक्रीज रेजिस्टेंस हो गया है। जहाँ पे भी डिक्रीज रेजिस्टेंस आएगी ना, आपने आंखें बंद करके एक्सरसाइज के बारे में सोचना है। एक्सरसाइज जो है वेज़ोडाइलेशन करती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है आपकी वेसल्स में, ठीक है। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, ब्लड फ्लो बढ़े और बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट भी मिले, सुकून मिले। 20 है कि 40 ईयर ओल्ड मैन है, इमरजेंसी में गया है वेट गेन बढ़ाने के लिए। वेट गेन करने के लिए उसने मेडिसिन ली हैं। जब भी वेट गेन करने के लिए कोई मेडिसिन ली गई है उसके बारे में आपने स्टीरॉइड्स के बारे में सोचना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया है, इसको जो है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की बढ़ गई है। उसके बाद क्रेटिनिन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और यूरिन कैल्शियम बढ़ गया। यूरिन कैल्शियम बढ़ गया तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो गया, ठीक है। यूरिन कैल्शियम बढ़ गया, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो गया, और बाकी तो बन ही नहीं रहा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, तो उसमें साथ प्रोटीन का बता रहे होते कि यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं, इस तरह का कुछ बताते, ठीक है। और अगर ये इक्टेरिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस होता तो ALT इतना ज़्यादा बढ़ता ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता, ठीक है। इक्टेरिस का मतलब होता है कि जो मतलब जैसे इचिंग वाले जो होते हैं जिनको जॉन्डिस जिनका बहुत ज़्यादा होता है, जिनको फिर इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर ALT तो थाउजेंड्स और 2000s में होता है ना उनका। फिर 21 कह रहा है कि पेशेंट हैज़ प्रेजेंट विद हार्ट रेट उसका ये है। उसके बाद वो जब खड़ा हुआ तो उसका जो हार्ट रेट है वो बढ़ गया है ब्लड, तो क्या मसला है। तो जब आप बैठे हैं और एकदम से खड़े हो तो आप नोट करिएगा आपका ब्लड प्रेशर और जो मतलब आपका हार्ट रेट है वो बढ़ता है और ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, एकदम से। और जिसे कहते हैं कि बैठे हुए बंदे का बीपी लो और खड़े होने का बंदे का बीपी लो, जिन लोगों के सही नहीं कर रहे होते, बॉडी कंपनसेशन सही नहीं चल रही होती, उनका बीपी लो हो जाता है, उनको कहते हैं ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिनके अल्फा रिसेप्टर्स वगैरह का मसला हो, उनको ऐसे मसले होते हैं ना, तो ठीक है। तो इस बंदे का सब कुछ सही चल रहा है, भाई बैठा है तो एकदम से खड़ा हुआ है, तो उसका बॉडी ने कंपनसेट करने की कोशिश की। सबसे पहले डिक्रीज वीनस रिटर्न हो जाएगा और डिक्रीज वीनस रिटर्न के बाद उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने एक पॉइंट बताया हुआ है कि जब कंपनसेशन के बारे में पूछेंगे तो आपने बोला है डिक्रीज विजन रिटर्न, और अगर कंपनसेटरी इफेक्ट के बारे में पूछेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। स्टडी की गई है कि भाई हमने ये पहले पढ़ लिया कि भाई स्टडी की गई है उस लड़की को प्रेगनेंसी से पहले जो है वो यूज टू ड्रिंक अल्कोहल लेती थी, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेंगे बच्चे पे। तो पिछले जो चीज़ जो एक बंदे से अगर चीज़ ले रहे हैं आपकी, तो वो आता है
फ्यूचर में उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे, तो प्रोस्पेक्टिव हो गया, और अगर पास्ट के बारे में पूछेंगे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू मीन्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप सिग्निफिकेंस से टेस्ट करते हैं। उसके बाद कहता है कि अरशद ने जो है वो छोले खा लिए हैं, तो आपको पता है कि वेंडर से उसने बाहर से खाए हैं, तो हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है। फीको ओरल रूट हो गया, वॉमिटिंग भी है, साथ जॉन्डिस भी है। फीको ओरल रूट जो है वो थोड़ा सा बी भी करता है, लेकिन अभी इसमें मेन चीज़ उसने बता दी है आपको कि इसमें वॉमिटिंग भी हो रही है, उसको जॉन्डिस भी हो रहा है, और उसका स्ट्रीट से उसने खाना है, तो मेजर सबसे बड़ा है वो हेपेटाइटिस ए है, फीको ओरल रूट। नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो लेमिनिन करता है, अगर लेमिनिन की ऑप्शन ना हो तो हेपरिन सल्फेट कराता है, ठीक है। लेमिनिन जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है लेमिनिन। और एल्ब्यूमिन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज करता है, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ब्लड में होता है या इंटेस्टाइन वगैरह, मतलब ब्लड में करता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में करता है या ब्लड में करता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पूछे, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लेमिनिन होता है जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की में होता है, और मेनली इसको जो फैक्टर है वो हेपरिन सल्फेट है, ठीक है। उसमें कह रहे हैं व्हाट इज द लैंडमार्क ऑफ सैक्रल हाइएटस ट्रायंगल बेस, ठीक है। तो ये इसकी जो बेस है वो लाइन कनेक्ट कर रही होती है हाइएटस को, जो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ ओपीरियर, ये देखें ना, लाइन कनेक्टिंग द पोस्टीरियर सुपीरियर लाइन, तो हाइएटस के दरमियान में जो लाइन उसको जोड़ रही है वो है उसकी बेस। मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन इज इम्ब्लाइकल वेन, ठीक है, आपको पता है सबसे ज़्यादा उसकी को चाहिए होती है और वो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है डी ऑक्सीजन ब्लड होता है इसमें, डक्टस वेनोसस में डी ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो इम्ब्लाइकल वेन्स में। अच्छा, रिगार्डिंग यूरिनरी ब्लैडर, ट्रू इज यूरिनरी ब्लैडर की मोटर सप्लाई सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है। कैसे है ये तो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि भाई इसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे। अभी यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो हमें कुछ बातें बता दी हैं। पेरिटोनियम कवर्स द सुपीरियर एंड अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, मोटर सप्लाई ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मोटर का आपको पता है ना कि मोटर सप्लाई का क्या मतलब है, डेट्रोसर मसल को सप्लाई करते हैं ये। तो डेट्रोसर मसल पे आपको पता है कि जो सिंपैथेटिक इफेक्ट्स वो ये हैं कि भाई वो रिटेन करता है यूरिन को, और पैरासिम्पैथेटिक ये है कि वो बॉडी से निकाल देता है यूरिन को। तो मोटर को डेट्रोसर मसल को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों कवर्स कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ड्रग इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। तो ये हमने कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि भाई केटामीन है जो हार्ट रेट भी बढ़ाता है और साथ जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है, और साथ जो पैथिडीन है वो पहले हल्का सा इनिशियली बढ़ाता है, उसके बाद फिर कम करता है, ठीक है। और साथ आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन आपको पता है डिप्रेसेंट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, और एनसेड और डिक्लोफेनिक ये जो है ये भी थोड़े से मसल रिलैक्सेंट टाइप कह सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज ही करेंगे। बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो उसका रिजल्ट में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। तो आप लोग कभी देखना किसी के बंदे का अगर 130-80 बीपी आ रहा हो, तो हल्का सा उसको हेडेक हो रहा है, आप उसको डिक्लोफेनिक देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पेशेंट है कॉर्डल ब्लॉक दे दिया है उसको, तो मोर एनेस्थीसिया विच विल बी यूज। एक तो कॉर्डल ब्लॉक जो है वो सैक्रल हिएटस में दिया जाता है और इसमें यूज़ क्या उसको एनेस्थीसिया ज़्यादा चाहिए। तो एनेस्थीसिया ज़्यादा चाहिए तो वो हमारे पास ब्यूपीवाकेन है। ब्यूपीवाकेन इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, असल में सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग एडिडोकोन भी है, लेकिन ये आईवी है, ठीक है। और इसका है कि ये ब्यूपीवाकेन जो है वो एनेस्थेटिक है और लॉन्ग है और पोटेंट है, और रूपीवाकेन जो है वो प्रोकेन इज़ शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है। लेकिन जो रूपीवाकेन है वो कार्डिक उसके इफेक्ट्स हैं, लेकिन ब्यूपीवाकेन सेफ है, लॉन्ग है, पोटेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मल्टी ग्रेविडा केम विद ब्लीडिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ कोगुलेशन to intrauterine fetus, that what is the initial management?
ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को बाहर निकालेंगे भाई, इवैक्यूएशन। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा इंट्रायूटाइन फीटल डेथ है ना, बच्चा बढ़ चुका है। अच्छा, जो चीज़ उसकी डेथ हो जाए ना, अब देखिएगा, आप लोगों ने कभी अगर गायनी में काम किया होगा, हाउस ऑफ सब ने की होगी ना गायनी में, जिन्होंने गायनी में देना है, तो ये है कि जब जिनकी इंट्रायूटाइन डेथ हो जाती थी जिन बच्चों की, तो उनको सबसे पहले उनका काम होता था इवैक्यूएशन, क्योंकि बच्चा जो अंदर बैठा हुआ है वो फॉरेन बॉडी बन चुका है। अब वो फॉरेन बॉडी में जो है वो DIC करा सकती है, बंदी जो है वो शॉक में जा सकती है। तो सबसे पहले आपने उस बच्चे को बाहर निकालना है, उसके बाद बंदी बाकी चीज़ें से साथ साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। फीटल ब्लड लीविंग द प्लेसेंटा इज़, ये तो फिर आपने याद ही करना है कि भाई 30 mmHg जो है इसमें उसका ऑक्सीजन लेवल होता है। GBM जो है वो एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट बैरियर ड्यू टू विच काइंड ऑफ लैमिना